हाय। तो आज हम दो फेमस और रेनोन्ड एलजीबीटीक्यू राइटर्स के बारे में देख रहे हैं। एलन हॉलिंगहर्स्ट एंड सेकेंड वन इज जेनेट विंटरसन। तो हम एलन हॉलिंगहर्स्ट को देखें तो एलन हॉलिंगहर्स्ट ही बेसिकली स्टैंड्स आउट as one of the most elegant and refined voices in modern gay literature। मतलब अगर आप उनकी राइटिंग्स पढ़ो तो लगता है जैसे कोई क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा है। लैंग्वेज स्मूथ होती है, ग्रेसफुल होती है और बहुत ही एस्थेटिकली क्राफ्टेड होती है। तो हॉलीगर्स के नॉवेल्स मोस्टली गे मेल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं, बट नॉट इन अ लाउड और ड्रामेटिक वे। रादर he focuses on desire, just a second, he focuses on desire, class and politics, और स्पेशली जो 1980s ब्रिटेन का जो एड्स बैकड्रॉप था ये उस पर फोकस करते हैं। और क्योंकि जो 80s का जो टाइम था ये एलजीबीटी की कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि फ्रीडम भी थी इनके पास इस टाइम और फियर भी था। तो उनकी राइटिंग उस टेंशन को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो यूजुअली प्रिविलेज्ड और एजुकेटेड और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और दैट हेल्प्स हिम इन एग्जामिन कि हाउ क्लास एंड सेक्सुअलिटी कोलाइड इन ब्रिटिश सोसाइटी। कैसे क्लास का भी शेप करती है कि आपकी सेक्सुअलिटी के एक्सपीरियंसेस क्या होंगे। तो ओवरऑल हॉलीगर्स के नॉवल एक तरह के एक सोशल मिरर की तरह वर्क करते हैं, शोइंग बोथ द ब्यूटी एंड द हिपोक्रेसीज ऑफ सोसाइटी। अब इनके वर्क्स पे आते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द स्विमिंग पूल लाइब्रेरी 1988। तो इस नॉवल में हॉलीगर्स्ट एक यंग वेल्दी गे मैन की लाइफ दिखाते हैं जो लंदन के प्री एड्स एरा में बिल्कुल केयर फ्री और ये तो बोलते हैं ना हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल एंजॉय करता है। प्लेजर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए। कॉन्वर्सेशनली बोलूँ तो ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट की फ्रीडम एक तरफ बहुत ग्लैमरस लगती है, बट जब वो ओल्डर गे मेन के पास्ट को डिस्कवर करता है इसी स्टोरी में, तो पता चलता है कि पुरानी जनरेशन्स को कितने रिप्रेशन और फियर झेलना पड़ा था। सो नॉवल कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन बन जाता है किसका, कि आज की जनरेशन की फ्रीडम पे वर्सेस कल की जनरेशन का ऑपरेशन। तो ये चीज़ें इसमें कंपेयर होती है। क्या कंपेयर होती है? आज की जनरेशन की फ्रीडम वर्सेस कल की जनरेशन का ऑपरेशन इन क्वीन मेन के लिए। तो दिस कंट्रास्ट it gives the novel emotional depth and historical context। अब इनका सेकेंड वर्क है द फोल्डिंग स्टार। तो इस द फोल्डिंग स्टार, इस नॉवल का जो वाइब है ये थोड़ा थोड़ा इंटीमेट और थोड़ा मेलनकलिक है, थोड़ा दुख है इसमें। यहाँ प्रोटैगनिस्ट एक छोटे यूरोपियन टाउन में आके ट्यूटरिंग करता है, ट्यूशन पढ़ाता है, और फिर अपने स्टूडेंट के ब्यूटी और यूथ जो है उसको जो उसको पढ़ा रहा होता है उससे वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, इन्फैचुएट हो जाता है। तो ये जो इन्फैचुएशन होती है, ये जो इमोशनल पुलिंग होती है, ये इसको समझ तो रहा होता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हॉलीगर्स्ट इस ऑब्सेशन को कोई एक चीप स्कैंडल की तरह नहीं, बल्कि काफ़ी इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल के फॉर्म में शो करता है। तो स्टोरी मेमोरी, आर्ट और डिज़ायर के अराउंड रिवॉल्व करती है, एंड ओवरऑल ये बहुत एक रिफ्लेक्टिव टोन है इसमें। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किसी डायरी का इनर वॉइस पढ़ रहे हो, ऐसा फ़ील होता है इसको पढ़ के। नेक्स्ट हिज वर्क इज़ द लाइन ऑफ ब्यूटी। हम
देखते हैं द लाइन ऑफ ब्यूटी 2004। तो ये नॉवल लिटरली हॉलीगर्स्ट का स्टार वर्क है। इसने बुकर प्राइज़ भी जीता 2004 में। स्टोरी थैचर एरा पॉलिटिक्स के बीच सेट है, जहाँ पे ब्रिटेन में रिच क्लास का ग्लैमर, पावर और हिपोक्रेसी पीक पर थी, राइट। और एक यंग गे मैन एक वेल्दी कंजर्वेटिव फैमिली के साथ रहने लगता है स्टोरी में, और उस एनवायरनमेंट में क्लास डिवाइड्स के सारे लेयर्स एक्सपोज होते हैं। तो बाहर से तो सब कुछ ब्यूटीफुल, पॉलिश्ड और चार्मिंग लगता है, बट अंदर जो अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स, सीक्रेट्स और जो सेक्सुअलिटी का जो प्रेशर है, और जो एड्स की बीमारी का जो लूमिंग फियर है, जो ये कंटिन्यूसली बिल्ड होता रहता है। तो ये नॉवल ये बताती है कि जो ब्यूटी के अंदर भी डार्कनेस होती है, और सोसाइटी के जो पॉश लोग हैं, ये लोग भी, या ये लोग ही काफ़ी हिपोक्रेसी से भरे होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव जेनेट विंटरसन। तो जेनेट विंटरसन का जो स्टाइल है, ये हॉलिगहर्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। इनका उनका टोन ज़्यादा बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल और थोड़ा प्लेफुल होता है। किसका? विंटरसन का। बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल और प्लेफुल। तो आप उन्हें पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि वो स्टोरी सिर्फ बता नहीं रहे हैं, बल्कि इन्वेंट कर रहे हैं। तो विंटरसन किस टॉपिक्स को लेती है? विंटरसन टॉपिक्स लाइक जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड फ्रीडम को ये बहुत क्रिएटिव वे में एक्सप्लोर करती है। तो कभी मैजिकल रियलिज्म, कभी मेटाफॉर, कभी चाइल्डहुड फेबल्स, इनके थ्रू ये अपनी स्टोरीज प्रेजेंट करती है। और क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस हाउस होल्ड में हुई थी, तो जो उनकी राइटिंग में भी हमें एक पर्सनल स्ट्रगल का एक 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 इमोशनल ट्रूथ फील होता है। एंड शी इज़ ऑफन ट्राई टू शो दैट आइडेंटिटी एक फिक्स्ड चीज़ नहीं होती, वो फ्लूइड है, इवॉल्विंग है और सेल्फ क्रिएटेड होती है। अब इनके वर्क्स पे आते हैं। एक फेमस वर्क है, ऑरेंजेस आर द ओनली फ्रूट। तो ये विंटरसन का सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड वर्क है, और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। तो स्टोरी एक यंग गर्ल की जर्नी को फॉलो करती है, जो एक बहुत स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली में जिसका अपब्रिंगिंग हो रही है, और उस एनवायरनमेंट में हर चीज़ सिन वर्सेस प्योरिटी के अराउंड फ्रेम होती है। और जब वो अपनी लेस्बियन आइडेंटिटी डिस्कवर करती है, तो एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली शुरू हो जाता है नॉवल में। तो नॉवल का मूड कभी सीरियस होता है, कभी फ़नी होता है और कभी मैजिकल, जैसे रियल लाइफ और इमेजिनेशन जैसे एक ही साथ चल रहे हो। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है? अल्टीमेटली हमें ये बताती है कि आइडेंटिटी बनाने के प्रोसेस में कभी कभी हमें अपने पास्ट, अपनी फैमिली और अपने रिलीजन से भी लड़ना पड़ता है, रिबेलियस होना होता है। And at the same time, the novel celebrates courage, self discovery, and the idea that, कौन सा आइडिया? कि हम अपनी लाइफ का जो फ्रूट है हम खुद चूज़ करते हैं। हमारी लाइफ में क्या होगा, हम क्या कैसे जिएंगे, ये हम खुद चूज़ करते हैं, चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे। तो यही हमने दोनों राइटर्स देख लिए। द फर्स्ट वन वॉज हॉलिगहर्स्ट एलन हॉलिगहर्स्ट, जिनके वर्क्स थे द स्विमिंग पूल लाइब्रेरी, द फोल्डिंग स्टार एंड द लाइन ऑफ ब्यूटी। जेनेट विंटरसन, जिनके वर्क है ऑरेंजेस आर द ओनली फ्रूट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।